हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में 7 आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 140 से 146 तक ये सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 140 से, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडिशनल पावर्स दे सुप्रीम कोर्ट को, ताकि सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सके। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देने के लिए पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है, ये पावर, ये आर्टिकल। और ये पार्लियामेंट करेगा कि पार्लियामेंट एक कानून बना करके ये पावर दे सकती है, लेकिन वो कानून संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए कुछ सप्लीमेंट्री पावर दिया जा सकता है एक कानून बना करके पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 141 देख लेते हैं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर करता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। लिखा है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। सारे कोर्ट्स के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है। जो भी भारत के टेरिटरी के अंदर है कोर्ट्स, उनके ऊपर वो बाइंडिंग होता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अपने जजमेंट को पलट दे। ठीक है, उसमें रिव्यू पिटीशन हो सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को पलट सकती है, लेकिन जब तक वो पलटती नहीं है तब तक सारे कोर्ट्स पे, इंडिया के सारे कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग होगा वो जजमेंट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कब अपने जजमेंट को पलट सकती है, अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है? जब उस सुप्रीम कोर्ट को लगे कि पिछला डिसीजन हमारा गलत था। ठीक है, और या फिर इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जनता के इंटरेस्ट पे ये हार्मफुल इफेक्ट है इसका पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट सकती है। अच्छा, मान लीजिए कुछ कानून के प्रावधान बदल गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद कानून के कुछ प्रावधान बदल गए। ठीक है, तो फिर उस परिप्रेक्ष्य में वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा दूसरे कोर्ट्स पे, क्योंकि जिस कानून के ऊपर वो जजमेंट आया था उसमें ही चेंज आ गया है। तो अब कोर्ट्स पे वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि कानून चेंज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, कौन से जजमेंट हैं जो नजीर के तौर पे काम नहीं करते, एज एन एग्जाम्पल काम नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स? वो वाले जजमेंट विच आर बेस्ड ऑन एनी कंसेशन और स्पेसिफिक फैक्ट्स, ये एज एन एग्जाम्पल काम नहीं करते। ये अगर ऐसे जजमेंट है, कुछ कंसेशन दिया गया है कुछ स्पेशल केस में, या फिर कोई स्पेसिफिक फैक्ट है किसी केस में जो एकदम स्पेसिफिक उसी केस में था, तो उस पर कुछ जजमेंट दिया गया है, तो बाकी कोर्ट्स के लिए ये एज एन एग्जाम्पल या एज ए नजीर वो काम नहीं करेगा। अच्छा, ये 4 और तरीके के जजमेंट्स हैं, डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बाइंडिंग नहीं है दूसरी कोर्ट्स के ऊपर। डिसीजन पर इंकुरियम, डिसीजन पर इंकुरियम मतलब डिसीजन गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ अ स्टैट्यूट और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ अ स्टैट्यूट। अगर कुछ कानून है उसकी इग्नोरेंस में कोई डिसीजन दे दिया गया है गलती से, या कोई रूल है जो भी कानून की ही पावर से बना है, तो उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया गया, उसको इग्नोर करते हुए, तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, वो एज एन एग्जाम्पल नहीं रहेगा दूसरे कोर्ट्स के लिए। दूसरा है ओबिटर डिक्टा, यानी कि स्टेटमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रेशियो रेसिडेंडी। तीसरा है अ डिसीजन पास्ड सब साइलेंटो, ये बहुत इजी है, विदाउट एनी आर्गुमेंट और डिबेट ऑन द रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, उसके बावजूद डिसीजन दे दिया गया, तो वो दूसरे कोर्ट्स के लिए एग्जाम्पल के रूप में नहीं रहेगा वो जजमेंट। चौथा लास्ट है एन ऑर्डर मेड विथ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड विथ द रिजर्वेशन दैट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। दोनों पार्टीज की कंसेंट से कोई ऑर्डर बनाया गया है
और ये इसमें लिख दिया गया है कि ये एज ए प्रेसिडेंट एज एन एग्जाम्पल कोट नहीं किया जाएगा कहीं पर भी, तो वो भी किसी बाइंडिंग नहीं होगा किसी कोर्ट पे। कौन कौन से जजमेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं? जो जजमेंट जो बेस्ड है किसी एनालिसिस और एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के एनालिसिस किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका एग्जामिनेशन किया, उस पर बेस्ड कोई जजमेंट आया, और तो फिर वो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ से इमिनेट होगा, उसका लॉ की व्याख्या हुई उसकी, उस तरह सुप्रीम कोर्ट ने करी। तो ये फिर इस टाइप के जजमेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि उस संविधान कानून के किसी प्रावधान का सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है, तो वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे बाकी कोर्ट्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये काम सुप्रीम कोर्ट तभी करेगा जब वो संग में रीजंस भी दे। ऐसा नहीं है कि सीधे जजमेंट दे दे, संग में उसकी रीजंस भी कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर के वो ये बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 142 पे आ जाते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है, उस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट कुछ डिग्री पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। किस लिए ऑर्डर पास कर सकती है? क्योंकि वो जरूरी है जस्टिस देने के लिए, और जो भी मैटर पेंडिंग है उसके भी सामने उसके विषय में जस्टिस देने के लिए जरूरी है। वो ऑर्डर और डिग्री जो होगा वो पूरी इंडिया में की टेरिटरी में एनफोर्स किया जा सकता है, और इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और वो ऑर्डर पूरी इंडिया की टेरिटरी में एनफोर्स किया जा सकेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं। अच्छा, अगर पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है तो फिर ये उस तरीके से एनफोर्स होगा जो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से प्रेस्क्राइब करे, और वो ऑर्डर का नाम है सुप्रीम कोर्ट डिग्रीज एंड ऑर्डर्स एनफोर्समेंट ऑर्डर 1954। तो अभी कानून नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने, इसलिए जब तक प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर है, ये नाम है इसका, वो उसके तहत, उस ऑर्डर के प्रावधानों के तहत ये एनफोर्स किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के डिक्रीज एंड ऑर्डर्स को। अच्छा, आर्टिकल 142 है ये, इसके प्रावधान तब तक नहीं इन्वोक किया जा सकते जब तक कि कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, और वो ऑलरेडी अवेल्ड है। कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है और वो ऑलरेडी अवेल्ड है, तो फिर उस केस में आर्टिकल 142 इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये जो पावर्स है ये केवल इसका पर्पस है टू करेक्ट ऑर्डर्स व्हेन अदर रेमेडी इज नॉट अवेलेबल। अगर कोई और रेमेडी नहीं अवेलेबल है तो ऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए ये पावर दी गई है। चलिए अब आर्टिकल 144 देख लेते हैं, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत छोटा सा एक लाइन का है। जितनी भी अथॉरिटीज है, चाहे सिविल अथॉरिटीज हैं चाहे जुडिशियल अथॉरिटीज है भारत की टेरिटरी में, उनको सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस करनी होगी, एड करना होगा, वो उनको सहयोग देना होगा। आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर के रूल्स बनाती है। किस लिए बनाती है रूल्स? रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, उसके संबंध में रूल्स बनाती है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर के। अब इसमें क्या क्या रूल्स हो सकते हैं? रूल्स एज टू द पर्सन्स प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट, जो एडवोकेट्स लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके संबंध में रूल्स बना सकती हैं। रूल्स एज टू द प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स एंड अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू द अपील्स इंक्लूडिंग द टाइम विद इन विच अपील्स इज टू बी एंटरटेन्ड। तो अपील्स के संबंध में प्रोसीजर क्या होगा, कैसे हियर किया जाएगा, और अपील के संबंध में दूसरे अन्य मुद्दों पे रूल्स बना सकती है। इसमें क्या है कि कितने समय में अपील फाइल हो जानी चाहिए, उसका भी रूल बना सकती है सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 में दिया गया है, कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लाना है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है। 139A में दिया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ केसेस का विषय में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो सिमिलर केसेस, तो उसके लिए भी रूल्स बना सकती है कि कैसे होगा, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। 134(1) ये क्रिमिनल केसेस के लिए है, अपील जो क्रिमिनल केसेस में की होती है उसके लिए भी अपील कैसे एंटरटेन की जाएगी, उसके संबंध में भी रूल्स सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है रूल्स एज टू द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट मे बी रिव्यूड and the procedure for such review including the time within which application of to the court for such review are to be entered। अच्छा, नेक्स्ट रूल है रूल एज टू द कॉस्ट ऑफ एंड incidental to any proceedings in the court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein। ठीक है, कोई भी कॉस्ट जो लगी जाएगी और कोई भी जो फीस वगैरह चार्ज की जाएगी कोर्ट द्वारा, उसके संबंध में भी रूल्स बनाएंगे। और बेल ग्रांट करने के संबंध में भी रूल्स बनाएंगी सुप्रीम कोर्ट, और कोई भी प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए भी रूल्स सुप्रीम कोर्ट बना सकती हैं। नेक्स्ट है रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अपील which appears to the court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay। एक कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट का लगे कि बहुत वेग है, फ्रिवलस है और केवल डिले करने के लिए अपील डाली गई है, जजमेंट को का इंप्लीमेंटेशन डिले करने के लिए डाली गई है, तो समरी तौर पे डिटरमाइन कर देगी कि हाँ ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये रिजेक्ट किया जाता है, उसके संबंध में भी रूल्स बना सकती है सुप्रीम कोर्ट। लास्ट है रूल्स एज टू द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरीज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 317(1)। ठीक है, लेकिन ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करेंगी, तो वो जो पार्लियामेंट ने कानून बना रखे हैं तमाम, उसको वायलेट करके नहीं हो सकता। वो उस कानूनों का पालन करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को यूज करेंगी। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होगी, बेंच बनेगी, तो किसमें मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, भारत के संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, कुछ प्रेसिडेंट ने किसी मुद्दे पे ओपिनियन मांगी है आर्टिकल 143 के तहत, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगी है, तो इन दोनों केसेस में मिनिमम 5 जजेस की बेंच बनेगी, इसको फुल बेंच बोलते हैं। मिनिमम 5 जजेस की बेंच बनेगी, उससे कम की नहीं। और कोई अगर भी मुद्दा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं इसलिए उसके तहत होगा। जनरली सारे अदर दूसरे मुद्दे या तो सिंगल जज डिसाइड करते हैं या डिवीजन बेंच डिसाइड करती है। डिवीजन बेंच का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक जज होते हैं। केवल ओपन कोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है, ठीक है। और ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है? ओपन कोर्ट का मतलब होता है जहां पे ऐसी कोर्ट जिसकी प्रोसीडिंग सब ओपन है और सबके लिए एक्सेसिबल है, पब्लिक के लिए भी, मीडिया के लिए भी। अब जिसकी प्रोसीडिंग्स पूरी ओपन है और पब्लिक और मीडिया के लिए एक्सेसिबल है, तो उस ओपन कोर्ट में होता है। ओपन कोर्ट के अलावा और कहीं भी वो जजमेंट नहीं दिया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट कुछ ओपिनियन मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी इन अकॉर्डेंस विथ एन ओपिनियन ऑल्सो डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट, ये भी ओपन कोर्ट के में जो डिलीवर किया जा सकता है जजमेंट वैसे ही होगा।
अच्छा, जजमेंट होगा कैसे? जजमेंट होगा मेजॉरिटी से, जितने भी जजेस की बेंच है उसमें से मेजॉरिटी जो कहेंगी वो जजमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जजेस को एक मत हो करके जजमेंट देना होगा। सारे जजेस एक मत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 जजेस की बेंच है, 3 ने जो कह दिया वो जजमेंट हो गया, 2 अगेंस्ट है उस जजमेंट के तो भी वो 3 ने जो कहा वो जजमेंट होगा। मैक्सिमम मेजॉरिटी ने जो कहा वही जजमेंट माना जाएगा, चाहे वो नॉर्मल जजमेंट हो और या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए आर्टिकल 143 में आया हुआ हो। जो भी जजेस प्रेजेंट है और केस हियर कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी जो कहेंगे वही जजमेंट होगा। और बाकी जो डिसेंट कर रहे हैं, जो अगेंस्ट जजमेंट के फेवर में नहीं है, वो अपना दे सकते हैं कि हमारा ये ओपिनियन है, लेकिन उनका माना जजमेंट उनका नहीं माना जाएगा, माना जाएगा उनका जिनका मेजॉरिटी जो कह रही है। अगर 3 जजेस बैठे हैं, बेंच 3 जजेस की है, तो 2 जजेस जो कहेंगे वही माना जाएगा। अच्छा, ये एक सिंपल सा आर्टिकल है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 146। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं और सर्वेंट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई दूसरा जज या ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको निर्देश दें। ठीक है, उनके ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे, इसके लिए जो रूल्स बने हैं सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रूल्स बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई दूसरा जज या ऑफिसर जिसको सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया इस पर्पज के। जो भी पार्लियामेंट के कानून है उसके अंतर्गत ही रूल्स बनाए जाएंगे, और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे सैलरीज के संबंध में, अलाउंसेस के संबंध में, लीव्स के संबंध में, पेंशन के संबंध में, उसकी प्रेसिडेंट की अप्रूवल उसमें जरूरी होगी। बाकी केसेस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के सैलरी, जिसमें सैलरी भी शामिल है, अलाउंसेस भी है, पेंशन भी है, और जो भी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी वगैरह है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है।